Namaskar and Sat Sri Akal. This is crisp one shot of chapter 1 that is relations and functions. And ऐसी crisp one shot मैं हर एक चैप्टर के लिए बनाने वाला हूं, पूरी प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए बनाने वाला हूं. And these crisp one shots will be best for revision purpose of any chapter. आप लोगों को खुद देखने को मिलेगा कि कैसे 40 से 45 मिनट के अंदर मैं माइंड मैप के थ्रू उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे की एरियाज आप लोगों को बढ़िया तरीके से रिवाइज करा दूंगा, रिकॉल करा दूंगा. तुमको दिखेगा कैसे पिक्चर तुम्हारी आंखों के सामने से जा रही है एक बढ़िया से, और तुम लोग बस उस पिक्चर में से बढ़िया से सब कुछ रिवाइज कर पाओगे. उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को वर्बली डिस्कस करेंगे. उससे होगा क्या, तुमको चमकेगा कि अगर इस टाइप का सवाल आता है तो इसको कैसे अप्रोच करना है. तो 40 से 45 मिनट चाहिए, अपने आप तुमको समझ आ जाएगा कि ये वन शॉट्स लोगों के 4-4, 5-5 घंटे के वन शॉट से ज्यादा बेटर हैं. इसलिए मैं इनको क्रिस्प वन शॉट्स बोल रहा हूं. लेकिन अगर तुमको डिटेल में कॉन्सेप्ट समझना है, डिटेल में सारी चीजें कवर करनी है, तो उसके लिए डिटेल्ड वन शॉट्स ऑलरेडी बन रखे हैं चैनल पर, पूरी प्लेलिस्ट बन रखी है, वो जाके देख लेना. तो चलो भाई कहानी को शुरू करते हैं. रिलेशंस एंड फंक्शंस की जो कहानी है वो एक्चुअली क्लास 11th में चालू हो जाती है, जहां पे आप डेफिनेशन पढ़कर आते हो. उसी की कंटिन्यूएशन में हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं. बहुत सारे फॉर्मूलाज भी हम लोगों को पढ़ने हैं और हमको कुछ 5 से 7 कैटेगरी के सवाल भी यहाँ पर करने को मिलते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा दूं कि रिलेशंस होते क्या है बेटा, तो रिलेशन इज नथिंग बट इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. अब सर ये ए क्रॉस बी क्या होता था? ए क्रॉस बी और कुछ नहीं होता था. ये आपका सेट ए जिसमें कुछ लोग बैठे हैं, ये आपका सेट बी जिसमें कुछ लोग बैठे हैं. आप इन लोगों से जब थोड़े से क्या कराते थे, जान पहचान कराते थे, तो आपको ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते थे. तो ये ए क्रॉस बी और कुछ नहीं, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है. इस सेट में बैठा कौन है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स बैठे हैं. ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स बैठे हैं. और इन्हीं में से जब आप कुछ सबसेट्स को इमेजिन करते हो तो आपको क्या बनते हुए दिखाई देते हैं? रिश्ते बनते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि रिलेशंस बनते हुए दिखाई देते हैं. इसके बाद आपने क्लास 11th में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी जिस पे अब सवाल आ रहे हैं रिसेंट टाइम में, तो ये भी मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा देता हूं कि डोमेन क्या होता है दोस्त रिलेशन का, उसके साथ साथ रेंज क्या होता है, और फिर कोडोमेन क्या होता है. तो अगर मैं डोमेन की बात करूं तो आपने एक रिलेशन का एक सेट इमेजिन कर लिया, कोई सबसेट आपने उठा लिया या फिर आपको गिवन है वो. अब इस सेट में आपको ऑर्डर पेयर्स दिखेंगे, क्योंकि आए तो वो ए क्रॉस बी से ही है बनके, तो उसमें ऑर्डर पेयर्स दिखेंगे. इन ऑर्डर पेयर्स में जो ये पहले पहले पोजीशन पे लोग बैठे हैं, इन सबको कलेक्ट करके एक सेट बना दोगे तो उसको आप डोमेन बोलोगे. बात में एकदम बात को दिमाग में बिठा लो कि जो ये पहले पहले पोजीशन पे लोग बैठे होंगे मेरे रिलेशन के सेट में, इन सबको उठा के मैं एक जगह पे रख दूंगा तो उसको मैं डोमेन बोल दूंगा. रेंज का मतलब क्या है? जो ये आपके रिलेशन के सेट में ऑर्डर पेयर्स हैं, अब यहाँ पर जो ये सेकंड वाली पोजीशन पे बैठे हैं कॉमा के बाद, इन सबको उठा के एक जगह रख दोगे, उसको बोलते हैं रेंज. और कोडोमेन और कुछ नहीं बेटा, ये जो सेकंड वाला सेट होता है ना, सेकंड ओरिजिनल सेट, उसी को ही कोडोमेन बोला जाता है. दैट इज इट. ध्यान रखना, इस पे सवाल आ रहे हैं. अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे आते हैं. लेकिन उससे पहले आपको कैसे कैसे केसेस पढ़ने हैं वो समझ लो. आपको ऐसे केसेस पे भी सवाल आता है जहां पे दोनों के दोनों सेट डिफरेंट है, कि यहाँ पर कोई सेट ए है, यहाँ पर कोई सेट बी है. अब यहाँ से ए क्रॉस बी को इमेजिन करोगे और फिर यहाँ से आपको रिश्ते बनते हुए दिखाई देंगे. और ऐसे वाला केस भी आता है कि सेट का खुद के साथ ही आप क्रॉस करवा रहे हो. ठीक है, और इनके लैंग्वेज क्या रहती है? रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट इटसेल्फ. ठीक है, तो यहां पर आपको दोनों जगह पे सेम सेट को इमेजिन करना होता है. तो इससे भी सवाल आते हैं, इस वाले क्राइटेरिया से और इस वाले क्राइटेरिया से भी दोस्तों सवाल आते हैं. इस चीज को दिमाग में अच्छे से छाप लो. अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. तो हमको सबसे पहले बेटा 2 ट्रिवियल रिलेशंस के बारे में जानना है. इस टर्म को याद रखना. सबसे पहले आता है आपका एम्प्टी रिलेशन, जिसका एक और नाम है वॉइड, एक और नाम है नल, लेकिन एम्प्टी रिलेशन ज्यादा बोला जाता है. तो एम्प्टी रिलेशन का मतलब कुछ नहीं है कि भाई सेट ए का कोई सा भी एलिमेंट सेट बी के साथ आपने रिलेट करवाया ही नहीं है, तो आपका यहाँ पे जो रिलेशन है वो एम्प्टी दिखेगा, यानी कि 5, जो आपने क्लास 11th में सेट में पढ़ा है ना 5.
और अगर आप इसके अलावा दूसरे ट्रिवियल रिलेशन की बात करते हैं तो उसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन का सिंपल सा मतलब है पूरा A क्रॉस B इमेजिन कर लीजिए और उसको ही रिलेशन घोषित कर दीजिए, दैट इज इट। तो रिलेशन विल बी इक्वल टू A क्रॉस B। तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों ना एक्सट्रीम सेट्स हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है और यहाँ पर सब कुछ है, तो ये एक्सट्रीम रिलेशंस हैं बेटा आपके, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइंड क्या बोला जाता है, प्यार से ट्रिवियल रिलेशंस बोला जाता है। अब यहां पर मैं सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे बेसिक फॉर्मूला इस चैप्टर का इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का। बहुत ही इजी है, ऑलरेडी आप जानते हो। मान लो ये सेट A है, ये सेट B है, इसमें m एलिमेंट्स हैं, इसमें n एलिमेंट्स हैं। तो आप लोग अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे बेटा? आप लोगों को सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि A क्रॉस B में कितने लोग होंगे, वहीं से ही तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पता चलेंगे। जब सेट में कितने लोग हैं उसी को तो 2 टू द पावर रेस करते थे, 11th में सीखा होगा। तो यहाँ पर m टाइम्स n, तो आपके A क्रॉस B में m टाइम्स n एलिमेंट हैं, तो आपके टोटल रिलेशंस कितने हो जाएंगे? RS करके लिख रहा हूं, ठीक है, टाइम बचाने के लिए, 2 टू द पावर m n, दैट इज इट। अब अगर यहां पर आपसे कोई पूछ ले टोटल नॉन ट्रिवियल रिलेशंस कितने होंगे, ये सवाल आया है। टोटल है 2 टू द पावर mn, उसमें से 2 हैं ट्रिवियल, तो नॉन ट्रिवियल कितने बचे? 2 टू द पावर mn माइनस 2। ये सारे कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड आपको रिसेंट टाइम में सवाल दिखेंगे, तो इसलिए ये क्रिस्प वन शॉट आपको वो सारी चीजें कवर करवा देगा जहां से सवाल पूछे जा रहे हैं लास्ट 2-3 साल में। तो एक एक मिनट आपको इस वीडियो में जो आप बिता रहे हो ना, वो आपको बहुत प्यारे तरीके से आउटपुट देके जाएगा। आपको क्वेश्चंस भी फंसते हुए दिखाई देंगे, आपकी अप्रोचेस भी बेटर होंगी, सारी चीजें आप लोगों के लिए बेटर ही होने वाली है। बस आप लोगों से टाइम मांग रहा हूं मैं, नथिंग एल्स, कि शिद्दत से डेडिकेटेड तरीके से पूरा का पूरा लेक्चर देखना, जिस भी चैप्टर का मैं क्रिस्प वन शॉट बनाऊंगा। इसके बाद बेटा अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो आपके ट्रिवियल हो गए रिलेशंस, अब हम लोग मेन टाइप ऑफ रिलेशंस पे आते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि इस पे बहुत सवाल आ रहे हैं, बहुत सवाल आ रहे हैं, ठीक है। बहुत या फिर बहुत, मेरे को बताना चैट में तुम क्या यूज करते हो चैट में। तो बेटा मान लो कि यहां पर भी सेट A है, यहां पर भी सेट A है, और 3 एलिमेंट ले लेता हूं, ठीक है, A B C, यहां पर भी ले लेता हूं A B C। तो अगर मेरे को आइडेंटिटी रिलेशन बनाना है ऑन द सेट इटसेल्फ, तो आइडेंटिटी रिलेशन में ना क्या करना होता है बेटा, आइडेंटिटी रिलेशन को ऐसे लिख देते हैं, चलो इसकी पहचान थोड़ी सी अलग से कर देते हैं, R और नीचे I। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है कि इस रिलेशन में सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर्स दिखने चाहिए, सिर्फ वही जहां पे एलिमेंट खुद से रिलेटेड दिखे, सिर्फ वही, नथिंग एल्स। इसके अलावा अगर आपने इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐड किया तो आप इसको आइडेंटिटी नहीं बोल पाओगे। आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर्स रहने चाहिए जिसमें आपको सेट के एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड दिखें। अब आपका यहां पर एक नेचुरल क्वेश्चन उठेगा, नहीं भी उठेगा तो उठना चाहिए भाई, कि सर क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है? बिल्कुल है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप इसमें एक और कोई एलिमेंट ऐड कर दो, 2 और कुछ डाल दो, ऑर्डर्ड पेयर्स नॉट एलिमेंट्स, तो भी ये रिफ्लेक्सिव रहेगा, लेकिन फिर ये आइडेंटिटी नहीं रहेगा। आइडेंटिटी बस इतना, रिफ्लेक्सिव यस, ऐड करोगे तो भी रिफ्लेक्सिव। तो आइडेंटिटी हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है, यस, बट क्या रिफ्लेक्सिव हमेशा आइडेंटिटी होता है? नो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका बढ़िया सा assertion रीजन बन सकता है, ठीक है। तो अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट है जो तुमको जानना बहुत जरूरी है। तुम्हारा आइडेंटिटी रिलेशन ना स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन भी होता है। तो सर ये रिफ्लेक्सिव के साथ साथ सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, यस। A कॉमा A का उल्टा ऑलरेडी है ना, A कॉमा A, B कॉमा B का भी है, C कॉमा C का भी है, और ट्रांजिटिविटी वायलेट करने के लिए तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो ये ट्रिवियली ट्रांजिटिव भी है। तो हैं यस, आपके जाओगे यहाँ सर हैं ऐसा भी है बेटा, इस पे सवाल आया हुआ 2024 में, 2025 में। तो आइडेंटिटी रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, अपने नोट्स में डाल लो, इससे सवाल आपको पूछा जा सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा,
और अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने 3 सबसे फेमस टाइप ऑफ रिलेशंस के बारे में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड देन ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव कब बोलते हैं भाई? जब आपको इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स अपने रिलेशन में दिखें फॉर एवरी एलिमेंट इन ओरिजिनल सेट। इसमें कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है। अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यार पीछे ना कोई लाइट चमक रही है, इसको बंद करता हूं। देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपको जो रिलेशन दिया हो और आपको पूछा जाए कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, आपको चेक करने के लिए वो रिलेशन में देखना पड़ेगा जहां से वो बना है। ओरिजिनल जो सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खुद से रिलेटेड आपको इस रिलेशन में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। तो आप सिर्फ और सिर्फ रिलेशन जो गिवन है वहीं पे नहीं देखोगे, आप देखोगे कि वो सारे एलिमेंट्स भी खुद से रिलेटेड मौजूद दिख रहे हैं जो ओरिजिनल सेट में है या नहीं है। जैसे मैं आपको एक सवाल से समझाता हूं, बहुत प्यार से समझ आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3 और मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया जिसमें मैंने सिर्फ ये ऑर्डर्ड पेयर्स डाल दी और मैंने आपसे पूछा है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। आप बोलोगे हाँ सर 1 1 है 2 2 है और ये खुद से रिलेटेड दिख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव है। गलत हो जाओगे। आपको देखना है कि ये यहां से बना है तो यहां पर ये एलिमेंट छूट गया, ये भी खुद से रिलेटेड दिखना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ओरिजिनल सेट के पास जाने की जरूरत पड़ेगी और क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको बुक्स में मिसिंग दिखता है, इसलिए एक टीचर की जरूरत पड़ती है दोस्त, ठीक है, और वो भी मुझ जैसे टीचर की जरूरत पड़ती है। सिमेट्रिक की बात करें, ट्रांजिटिव की बात करें, हम लोग ओरिजिनल के पास नहीं जाते। हम लोगों को जो रिलेशन दिया हुआ है, जो गिवन रिलेशन है, उसी में चेक करते हैं कि अगर a, b मेरे को दिख रहा है रिलेशन में तो क्या b, a भी दिखेगा, हाँ या ना? If yes, then it is called symmetric, otherwise not. ट्रांजिटिव में भी जो रिलेशन गिवन है सिर्फ उसी में चेक करेंगे, क्रॉस चेक जाके नहीं करेंगे क्या है सारे के सारे लिए हैं या नहीं लिए, ये सब चेक नहीं करेंगे। ट्रांजिटिव में देखेंगे जो रिलेशन आपको गिवन है उसमें अगर A रिलेटेड टू B दिख रहा है, ऐसे लिख देता हूं चलो, B रिलेटेड टू C दिख रहा है तो क्या A रिलेटेड टू C भी दिख रहा है, yes और no? If yes, then it is transitive, otherwise not. ठीक है, तो यहां पर आप लोगों का एक और कॉन्सेप्ट मैंने बड़े प्यार से चमका दिया। अब दोस्तों यहां पर ना यार 2 फॉर्मूलाज तुम और अपने दिमाग में रख लो, ये मैं तुमको सवाल के थ्रू भी करवाने वाला था लेकिन यहां पर मैं लिख देता हूं। अगर तुमको टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने को बोले, कैसे केस में कि भाई एक दोनों जगह सेम सेट है तो ऐसे बोल देगा टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन सेट ए इज, और सेट ए आपको दे देगा उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो आपको देखना है कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और फिर फॉर्मूला लगा देना है 2 to the power n square minus n, जहां पर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। सिमिलरली अगर आपको टोटल सिमेट्रिक रिलेशंस निकालने हैं तो दोस्त आपका फॉर्मूला होगा 2 to the power n n+1 डिवाइडेड बाय, ध्यान रखना इन 2 फॉर्मूलाज को दिमाग में बिठा दो। अब आते हैं बेटा फंक्शंस पे। फंक्शंस क्या होता था सर? फंक्शंस इज नथिंग, 11th में पढ़ा था कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जहां पे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, फर्स्ट सेट, शुड हैव सम इमेज। सबसे पहले तो सेट ए का, पहले वाले सेट का कोई भी बंदा छूटना नहीं चाहिए। और उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या होता था याद है? अभी याद आ जाएगा कि यहां पर पहले वाले सेट में कोई भी बंदा एक से ज्यादा इमेज नहीं ले सकता था। इन वाले सेट में हर बंदे को लॉयल रहना पड़ेगा। लॉयल मतलब वो ऐसे 2 जगह जाके चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर सकता है। तो अगर ऐसा केस दिखेगा तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। मतलब एक इनपुट पे 2 आउटपुट नहीं हो सकती हैं। समझ रहे हो ना? अगर मैपिंग वाले केस से समझोगे। और ये हो सकता है
सेट बी वाला यहां पे दो लोगों से एक टाइम पे कर सकता है चिकनी चुपड़ी बातें, लेकिन इस वाले के लिए नहीं अलाउड है, इस वाले के लिए अलाउड है। दिस विल बी कॉल्ड अ फंक्शन, ये अलाउड है, ठीक है। तो ध्यान रखना, दिस इज अलाउड। भाई बारिश आ रही है बहुत जोर की, बट दिस इज नॉट अलाउड। ओके, दिस इज अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। बात समझ आ गई? लेट्स गो। ठीक है, तो यहां से हमने फंक्शंस की थोड़ी सी जो पुरानी यादें थी वो ताज़ा कर ली। इसके बाद आपको ये भी पता है कि यार फंक्शन को कैसे मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, और फिर फंक्शन में भी सेम डोमेन, रेंज और कोडोमेन का आप लोगों को डेफिनेशन आना चाहिए। और अब बेटा यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। तो जब हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है नाम वन वन फंक्शन का। वन वन फंक्शन के केस में बेटा कैसी सिचुएशन बनती है कि यहां पर मान लो कोई सेट ए है, अलग अलग भी ले सकते हो, सेम सेम भी ले सकते हो, अलग अलग ले लो। तो मान लो यहां पर कुछ 4 लोग बैठे हैं और यहां पर कुछ मान लो 5 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5। तो वन वन फंक्शन का मतलब क्या होता है दोस्त कि यहां पर हर एक अपनी यूनिक इमेज पकड़ेगा। जैसे इसने ये पकड़ लिया, इसने ये पकड़ लिया और इसने ये पकड़ लिया। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल हैव अ कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिक इमेज। ध्यान रखना, वन एंड ओनली यूनिक इमेज। तो यहां पर ऐसा नहीं हो सकता, ये फंक्शन जरूर है लेकिन इस टाइप का फंक्शन वन वन नहीं कहलाएगा। ऐसे टाइप के फंक्शन को मैनी वन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वन वन। फिर आता है आपका मैनी वन। मैनी वन का मतलब है मैनी टू वन, मतलब सेट ए में एक से ज्यादा लोग एक कॉमन इमेज दे सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा इनपुट वैल्यूज पे कॉमन आउटपुट वैल्यू मिल सकती है। वैसे फंक्शंस को मैनी वन फंक्शन बोला जाता है। उसके बाद आता है बेटा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है? ऑन टू फंक्शन का मतलब है सेट बी से, दूसरे वाले सेट से। ऑन टू फंक्शन बोलता है कि सेट बी में हर एक एलिमेंट जो मौजूद है वो एज इमेज दिखना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, अगर यहां पर सेट ए है, मान लो ए बी सी डी, और यहां पर मान लो आपके पास 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पर अगर आप मैपिंग करने की ट्राई करते हो तो आपको दिखता है कि सर यहां पर चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, क्योंकि यार एक बात बताओ, तुम्हारे अगर यहां पर लोग ज्यादा हैं तो क्या कभी भी ये कवर हो पाएंगे? तुम बोलोगे सर थोड़ा सोचने दो, क्योंकि आप फंक्शन के बारे में बात कर रहे हो तो फंक्शन की कंडीशन वायलेट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सारे लेने हैं, यहाँ पर 2 या 3 की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक की एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। तो सर अल्टीमेटली एक इंसान तो छूटेगा ही छूटेगा। मैक्सिमम केस में भी देख लो तो एक इंसान छूटेगा ही छूटेगा। मतलब इस टाइप का फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। ऑन टू का मतलब ही क्या है दोस्त, कि आपके सेट बी में जितने भी लोग हैं वो एज इमेज मैप्ड होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 5 को हटा दूं, अब ये एक ऑन टू फंक्शन है। ये केस क्यों लिया? ताकि समझ आए तुम लोगों को, क्योंकि इससे बहुत प्यारे प्यारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल में बना सकता हूं, जो अभी तुमको तुम्हारे सामने देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ऑन टू की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि एवरी एलिमेंट इन सेकेंड सेट should be an image of some element in first set। कितनी प्यारी सी लैंग्वेज है, लेकिन पता नहीं बुक्स वालों को क्या होता है कि इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज लिख देते हैं। मैं कितनी यार बुक्स पढ़ता रहता हूँ कि कहीं से और कुछ बढ़िया टर्म सीखने को मिले। तो भाई एनसीईआरटी के अलावा जितनी मर्जी बुक्स उठा ले यार, हर कहीं पे ना लैंग्वेज को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है कि बच्चा जो सेल्फ स्टडी करना चाहे ना, जिसके पास कोचिंग जाने के लिए पैसा नहीं है, या फिर जिसके पास ऐसे ही ऑनलाइन कुछ पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, यूट्यूब तो फ्री प्लेटफॉर्म है, सीख पा रहे हो, लेकिन मान लो कि मैं किसी बच्चे तक नहीं पहुंच पाया,
तो मतलब अपने मुंह से थोड़ी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं जेन्युइनली एक बढ़िया तरीके से ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार जो बच्चा खुद से पढ़ना चाहता है ना, उसके लिए अभी भी मेरे को लगता है कि मार्केट में एक ऐसी बुक आनी चाहिए जिसकी लैंग्वेज इतनी आसान हो कि बच्चा उसको खुद से ही पढ़ के सारे कॉन्सेप्ट को सीख ले, जो कि मेरे को लगता है एनसीईआरटी से बेटर वो कोई नहीं करता पर्पस। ठीक है, तो ऐसे वाले बेटा फंक्शंस को ऑन टू फंक्शन बोला जाएगा, जहां पर कोई भी एलिमेंट छूट जाएगा सेट बी का उसको इनटू फंक्शन बोला जाएगा। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इससे फिर भी आ जाता है सवाल, इनटू फंक्शन। जो ऑन टू नहीं होगा फिर वो इनटू हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई, अब यहां पर ना मैं तुम लोगों को कुछ बातें बता देता हूं जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। बहुत सवाल आ रहे हैं बेटा इससे लास्ट 2 साल के अंदर, ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर आपके पास एक सेट ए है, सेट बी है, यहाँ पर m एलिमेंट है, यहाँ पर n एलिमेंट है, कोई आपसे पूछ ले कि टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे, तो देखो 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा पीएनसी, उसी का ही हम लोग यूज करेंगे लॉजिकली, कुछ रटना नहीं है, सब कुछ लॉजिकली। आप कुछ सोचो, यहाँ पर ऐसे कर करके m लोग बैठे हैं और यहाँ पे n लोग बैठे हैं। फंक्शंस की डेफिनेशन दिमाग में रखो कि यहाँ पर जो पहला वाला आदमी है वो यहाँ पर n में से किसी के साथ भी जाके गुफ्तगू कर सकता है, तो पहले वाले आदमी के पास n ऑप्शंस हैं। ठीक है, दूसरे वाला जो आदमी है उसके पास कितने ऑप्शन है? आप बोलोगे सर आपने बोला है कि सेट ए में मल्टीपल लोग एक जगह जाके गुफ्तगू कर सकते हैं, यहां पर एक बंदा मल्टीपल जगह जाके गुफ्तगू नहीं कर सकता। तो मान लो पहले वाले ने किसी इन एन में से एक को चूज कर लिया होगा, लेकिन है तो उसके पास एन चॉइसेस ना। अब जो दूसरे वाला है उसके पास भी अभी एन चॉइसेस हैं, वो उसको भी चूज कर सकता है जिसको पहले वाले ने चूज किया था, या फिर बाकी बचे हुए n-1 में से भी किसी को चूज कर सकता है। तो दूसरे वाले के पास भी n ऑप्शंस है। ऐसे करते करते आपको पता चलेगा कि ये n के m लोगों के पास n चॉइसेस है। कितनी बारी मल्टीप्लाई किया गया है n को m टाइम्स, तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्त? बोलो n टू द पावर m। आज के बाद इस फॉर्मूले को रटा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या ही कर दूंगा वैसे मैं यार, स्क्रीन के उस साइड पे बैठे हो, ना तुम्हारा नाम जानता हूँ ना तुम्हारा पता जानता हूँ। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ पर मैं चीजों को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे अच्छे सवालों को बना पाओ तुम लोग। ध्यान से देखना, अगर मैं बोलता हूँ कि सेट ए में मेरे पास 5 लोग हैं और सेट बी में मेरे पास सिर्फ 2 लोग हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर 5। टोटल कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर 5, विच इज नथिंग बट 32। ओके, अब मैं यहां पर सवालों को थोड़ा सा और आगे डायरेक्शन में बढ़ा रहा हूं, तो मेरे साथ मिलके बस सोचना। एंड मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ डिस्कशन। डिस्कशन करना चालू करो। अगर तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं करते हैं ना, तो तुम गलत टीचर से पढ़ रहे हो। डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके बच्चा सीखता है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ कि चल ठीक है तूने टोटल फंक्शंस बता दिए, तो क्या मेरे को टोटल 1 फंक्शंस बता सकता है? टोटल 1 बता सकता है कितने होंगे? तो आप बोलेंगे टोटल 1 सर। अच्छा, तो 1 का मतलब है कि सर ये पांचों के पांचों को ना 5 यूनिक इमेज चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 लोग ही नहीं बैठे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इमेजेस कोइंसाइड करेंगी लोगों की। तो क्या 1 फंक्शन बन सकता है? यहाँ पे नहीं बन सकता, आंसर विल बी 0। बोलो, बात समझ आई? फिर उसके बाद मैं बोलता हूं कि यार यहां पर मेरे को ऑन टू फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा सोच के बता सकते हो? ऑन टू फंक्शंस के बारे में सोच के बता सकते हो? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बता सकता हूं। मैं बोलूंगा अच्छा एक बात बताओ कि ऑन टू फंक्शंस के बारे में कैसे सोचोगे, और ऐसा सवाल 2024 में जर्शन रीजन में आया है। तो ये सब बातें मैं ऐसी हवा में नहीं बता रहा हूँ, उन क्वेश्चंस का रेफरेंस लेके थ्योरी में तुम लोगों को पढ़ा दे रहा हूँ, ताकि क्वेश्चंस बनाते वक्त दिक्कत ना हो। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। ऑन टू फंक्शन की बात कर रहे हैं तो सर यहाँ पर ये दोनों के दोनों एज इमेज दिखने चाहिए। 4 को 1 पकड़ा दो और फिर लास्ट वाले को 1 पकड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों के दोनों एज इमेज दिखने चाहिए। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एकदम उल्टा केस सोच लो कि यहाँ पर एक छूट जा रहा है कि ये पांचों के पांचों को ए पसंद आ गया, तो क्या ये ऑन टू है? तुम लोग बोलोगे नहीं सर। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, बहुत खूबसूरत बात है, इन पांचों के पांचों को बी पसंद आ गया, तो क्या ये ऑन टू है? तुम लोग बोलोगे नहीं सर।
तो आउट ऑफ दीज 32 हाउ मेनी फंक्शंस आर नॉट ऑन टू? नॉट ऑन टू। तुम बोलोगे सर 2, तो ऑन टू कितने हो जाएंगे? आया हुआ है सवाल, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब अभी तो तुमको स्वाद आ जाएगा, ठीक है। यहां पे हमने देखा कि सेट ए में सेट बी से ज्यादा लोग थे, तो हमारे 1 फंक्शन 0 हो जा रहे थे। अगर दोनों जगह इक्वल लोग हो, मान लो कि यहां पर भी सेट है, चलो मैं एक काम करता हूं, सेट भी इक्वल कर देता हूं, ठीक है। सेट इक्वल कर दिए, यहाँ पे लोग इक्वल हो जाए, एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, कि यहाँ पर मान लो 5 लोग बैठे हैं ए बी सी डी ई, और यहाँ पर भी 5 लोग बैठे हैं ए बी सी डी ई, सेम ही बिठाने पड़ेंगे ना, सेम सेट ले लिया तो, या फिर बी भी ले लोगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अलग ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर जितने लोग हैं वही यहां पर भी उतने लोग हैं। पिछले वाले केस में यहां पे ज्यादा थे, यहां पे कम थे, तो कैसे सिचुएशन दिख रही थी समझ लिया तुमने। यहां पर अगर मैं तुमसे पूछूं टोटल फंक्शंस बता दो सबसे पहले, तो तुम लोग बोलोगे सर 5 टू द पावर 5, मैं बोलूंगा ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं टोटल 1 1 बता दो। लॉजिकली सोचो मेरे साथ, ठीक है। 1 1 की डेफिनेशन दिमाग में रख के सोचो, रटना कुछ नहीं है, इसके फॉर्मूलाज तुमको हर बुक्स में दिख जाएंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दिखेगी जो मैं तुमको दे रहा हूँ। इसलिए मेरे जैसा टीचर तुम्हारी जिंदगी में जरूरी है। चले, लेकिन YouTube कम वक्त यार, मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई पढ़ने वाले बच्चे या फिर जो एक्चुअली अपनी साइड से मेहनत करके अपनी मैथ्स को बढ़िया करना चाहते हैं, एफर्ट करने के लिए रेडी हैं, YouTube मेरे चैनल को उन तक पहुंचाए। लेकिन YouTube कहता है नहीं, तुम छोटे क्रिएटर, तुम्हारी औकात क्या है। तो भाई ठीक है यार, हम अपने दायरे में जितना कर पा रहे हैं उतना कर रहे हैं यार, लेकिन आई जेन्युइनली होप कि स्टूडेंट्स का काउंट बढ़े, ज्यादा स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियोस पहुंचे, और जो भी मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ यार वो थोड़ा सा रंग लाए। लेकिन ठीक है, देर है अंधेर नहीं है ना, तो कभी ना कभी होगा। लेट्स बी पेशेंट एंड कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग। तो यहाँ पर बेटा अगर मैं पहले एलिमेंट के बारे में सोचूं, तो इसके पास सामने 5 ऑप्शन है, इसको पहले चूज करने का मौका दिया जा रहा है, तो इसके पास 5 ऑप्शन है। अब बी के पास कितने ऑप्शन है अगर 1 1 बनाने हैं तो? अब बी ए ने जो चूज किया है उसको नहीं चूज कर सकता, क्योंकि फिर वो मैनी 1 हो जाएगा, 1 1 नहीं रहेगा। तो बी के पास 4 ऑप्शन है, फिर सी के पास 3 ऑप्शन है, डी के पास 2 ऑप्शन है, और ई के पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा। दिस इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल। तो तुमने ये फॉर्मूला में पढ़ा होगा, तो इसमें टोटल 1 1 फिक्स्ड फंक्शन कितने आ जाएंगे? 5 फैक्टोरियल। तो इसको ही तुम कॉन्सेप्ट की तरह ऐसे लिख सकते हो अपने नोट्स में कि अगर मेरे पास 2 सेट हैं जिसमें n एलिमेंट्स हैं, इक्वल एलिमेंट्स हैं, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने हो जाते हैं? n फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहां पर ये तुम्हारा टास्क है कि तुम टोटल छोड़ो यार, तुम सिर्फ ऑन टू के बारे में सोच के बताना मेरे को, ठीक है। और इसके बारे में डिस्कशन करना हो तो मैंने अपने व्हाट्सएप में एक मेंटोरशिप प्रोग्राम का भी ग्रुप बना रखा है, जिसमें हर हफ्ते हम लोग गूगल मीट पे डिस्कस करते हैं, बच्चों के साथ चर्चा करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं और उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और इसी ग्रुप के अंदर हम लोगों ने एक डाउट ग्रुप भी बना रखा है, जहां पर बच्चे मैथ्स की प्रॉब्लम शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। मैथ्स एंड फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि डिस्कशन से ही इंप्रूव होंगे, अगर डिस्कशन नहीं कर रहे हो तो नहीं अच्छा कर पाओगे इन सब्जेक्ट्स में, ठीक है। उसके बाद अब मैं लेता हूं बेटा तीसरा केस, जहां पर सेट ए में कम है और सेट बी में ज्यादा लोग हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 3 लोग हैं और यहाँ पे 4 लोग हैं, ठीक है। ला 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 ला, टोटल कितने बनेंगे भाई? सही है, इसके पास 4 ऑप्शन, इसके पास 4 ऑप्शन, इसके पास 4 ऑप्शन, है ना। तो 4 टू द पावर 3 ये मेरा हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब मैं बात करता हूँ 1 1 की। सोचो 1 1 की बात करो तो इसके पास 3 ऑप्शन, इसके पास 4 ऑप्शन है चूज करने के लिए, सेकंड के पास 3 रहेंगे और फिर 2 रहेंगे। इसका फॉर्मूला मैं जानबूझ के लिख ही नहीं रहा हूं, क्योंकि तुमको फॉर्मूले से करना ही नहीं है। इस टाइप का सवाल आएगा तुमको लॉजिक से ही करना है, रटने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चीज रट के क्या करोगे।
तो आंसर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 यानी कि 24। और यहां पर अगर तुम 1 1 के बारे में सोचोगे तो बताओ कैसे सोचोगे। यहाँ पे 3 लोग बैठे हैं, यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, चाहे इंडिविजुअली भी सबको यूनिक इमेज दे दो, मतलब 1 1 बना दो, लेकिन क्या यहाँ पर 1 1 के बाद भी मतलब सबको एक एक यूनिक इमेज दोगे तो भी एक इंसान छूट जाएगा। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस यहाँ पे 0, और नंबर ऑफ सॉरी यहाँ पे मैंने 1 1 क्यों लिखा, ऑन टू की बात कर रहे हैं ना, तो ऑन टू फंक्शंस यहाँ पे 0 होते हैं। तो यहाँ वाले केस में आपके 1 1 0 थे, और इस वाले केस में, उसके उल्टे वाले केस में ऑन टू 0 है। और पता है यहाँ पे आप बड़े प्यार से 1 1 भी विजुअलाइज कर सकते हो, और फिर आप ऑन टू भी विजुअलाइज कर सकते हो, और यहीं से ही एक नई टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं बाइजेक्शंस, बाइजेक्टिव फंक्शन। याद आ रहा है? तो ऐसे फंक्शंस जो कि 1 1 भी हों और ऑन टू भी हों एट द सेम टाइम, ऐसे फंक्शंस को बाइजेक्टिव फंक्शंस बोला जाता है। यहाँ पर मैं एक और चीज आपके सामने पेश कर देता हूँ। 1 1 फंक्शन का एक दूसरा नाम ये भी है, ऑन टू फंक्शन का एक दूसरा नाम ये भी है, ठीक है। एंड यही चीज आपकी चैप्टर 2 में जाके कनेक्ट होती है, बाइजेक्टिव फंक्शंस के ही इनवर्स निकालने पॉसिबल होते हैं, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शंस के ही इनवर्स निकालने पॉसिबल होते हैं। ये जब मैं सेकंड चैप्टर का क्रिस्प वन शॉट करवाऊंगा तो आपको सिखा दूंगा। थ्योरी एक तरीके से हम लोग पूरी कवर कर चुके हैं, अब सवालों का सिलसिला चालू हो रहा है। सिलसिला क्या होता है भाई? सिलसिला चालू हो रहा है। कुछ क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग वर्बली डिस्कस करेंगे, अप्रोच डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये चीज आपको ऑलरेडी बता दी, और ऐसा सवाल आपको 2023 2024 दोनों में देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेट ए में 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या हो जाएंगे? यहाँ पर बेटा n इक्वल्स 2 है, तो 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n, ये हो जाएगा मेरे पहले सवाल का उत्तर। 2 की पावर 4 माइनस 2 यानी कि 2 की पावर 2 4। और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर n n प्लस 1/2, तो 2 गुना 3 बटे 2 यानी कि 8। Number of equivalence relations in the set A 1 2 3 containing the elements 1 2 and 2 1। तो देखो ऐसा सवाल भी है, ये तुम्हारे एग्जाम्पलर में भी है कि इस सेट को देखते हुए तुम लोग बताओ कि टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने बनेंगे, जिसका आंसर 5 आता है। मैं तुमको बता रहा हूँ, और ये मैंने ऑलरेडी कराया भी हुआ है तुमको। इस वीडियो के अलावा क्वेश्चंस में और महारत चाहिए, मेरी बात को समझना यार। और जो मैं बोलता हूँ ना, अगर मैं कुछ एडेड वीडियो आपको बोल रहा हूँ देखने के लिए, अगर तुम वो वीडियो देख लेते हो ना, तो उसके बाद तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर को दोबारा से उस तरीके से सोचने में कि यार मेरे को इस चैप्टर के सवाल नहीं बन रहे। यहाँ पर मैंने 4 महीने पहले जब मैंने चालू करा था इस एकेडमिक ईयर के लिए पढ़ाना, तो मैंने एक ये लेक्चर डाला था, स्टार्टिंग में लेक्चर डाला है, बहुत से बच्चों ने नहीं देखा है, लेकिन ये प्रीमियम क्वेश्चन से पे बेस्ड ये लेक्चर है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने हर एक टाइप का सवाल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्म किया है। अगर आपने इस 40 मिनट की वीडियो को देख लिया, इस चैप्टर से कैसा भी सवाल आएगा पक्का बना पाओगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लेना, 4 महीने पहले की वीडियो है, और अगर नहीं मिले तो वीडियो सेक्शन में जाके बस नीचे स्क्रॉल कर देना, इतना कर लोगे तो काम हो जाएगा। चलो, यहाँ पर मेरे को इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने हैं, सोचने हैं, लेकिन ऐसे जिसमें ये दोनों के दोनों इंक्लूडेड हो। तो भाई सबसे पहले मैं सोचना चालू करता हूं, तो मैं 1,1 को रखता हूं, ठीक है, 2,2 को रखता हूं क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो बनाना ही पड़ेगा, और उसके बाद इन दोनों को रखता हूं क्योंकि ये दोनों तो रखनी है। तो सबसे पहले तो मैं इसी के बारे में सोचूंगा कि ये है या नहीं है, या फिर कुछ और ऐड करना पड़ेगा। तो भाई रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है क्या? हाँ, यहां तक तो मैंने आपको बताया था ना कि सिमेट्रिक होता है, यहां तक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे के बारे में सोचो, 1,2 है तो 2,1 है, सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है? अब देखते हैं, 1,2 है, 2,1 है, तो 1,1 मौजूद है, और ट्रांजिटिव और के लिए भी क्रॉस चेक कर लो, ठीक है, कि 1,1 है, 1,2 है, तो क्या 1,2 मौजूद है? बिल्कुल है।
2,2 है, 2,1 है, तो क्या 2,1 मौजूद है? बिल्कुल है। 3 के तो मेरे को दिक्कत ही नहीं है, 3 से एंड नहीं हो रहा, 3 से यहाँ पे एंड हो रहा है लेकिन कुछ चालू नहीं हो रहा अपार्ट फ्रॉम दिस इटसेल्फ। सो इसके साथ मेरे पास दूसरा पेयर नहीं है चेक करने के लिए। और कुछ रह गया क्या चेक करने के लिए? ये भी चेक कर लिया, तो भाई सब चेक कर दिया। ये आपका पहला इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने ढूंढ लिया। अब थोड़ी सी और खोज पे हम लोग निकलते हैं, ठीक है? तो इसी के ही अब आगे बढ़ाते हैं कहानी को। 2 2 3 3 1 2 2 1, ठीक है? यहां पर जब आप सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को इमेजिन करोगे तो कितने बनेंगे? 3 टाइम्स 3, तो 9 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, जिसमें से 5 ऑलरेडी हैं। छठा ऐड करके देखते हैं, ठीक है? कोई सा भी अपनी मर्जी से ऐड करके देखो। तो मैं करके देखता हूं बेटा 1,3 1,3 कर दिया। क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? आप लोग बिल्कुल रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि सर ये 1,3 को 3,1 चाहिए, है ना? आपने रिजेक्ट कर दिया, तो मैंने बोला चलो ठीक है 3,1 डाल दिया। तो अब 7 हो गए हैं, 2 ही रह गए हैं, सिर्फ ध्यान रखना। तो अब मैंने बोला ठीक है यार, अब इसको फटाफट से चेक कर दो। तो तुम लोग बोलोगे सर सिमेट्रिक तो है, यहां तक सिमेट्रिक था, इसके बाद भी मैंने सिमेट्रिक का ध्यान रख लिया, प्लीज अब ट्रांजिटिविटी देख लो। तो मैं बोलूंगा ठीक है दोस्त, तेरे चक्कर में मैं ना एक बार ट्रांजिटिविटी चेक कर लेता हूँ। तो आप बोलोगे सर यहां तक मत करो चेक, इसके आगे करो चेक। जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं उसके थ्रू देखो। 1,1 1,3, तो 1,3 होना चाहिए, बहुत खूबसूरत बात है। उसके बाद 3,3 3,1, तो सर 3,1 होना चाहिए, बिल्कुल है, बहुत खूबसूरत बात है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 2,1 1,3, सर 2,3 होना चाहिए था, क्या 2,3 है? नहीं है, 2,3 हमने डाल दिया। 2,3 डालते ही सिमेट्रिसिटी ब्रेक होगी, 3,2 डालोगे, अरे हैला, ये तो पूरा का पूरा A क्रॉस B उठा के रख दिया, सारे 9 लोग आ गए। तो यही है आपका सेकेंड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2। बहुत ही उम्दा सवाल है, जो बहुत प्यार से आप लोगों ने सीख लिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट सब आप लोगों के पक्के हो चुके हैं। क्या कह रहा है सवाल? सेट ए है बेटा, और ये रिलेशन बनाया गया है सेट ए पे। आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। ऐसे ऑप्शंस भी थे जो मैंने लिखे नहीं है टाइम बचाने के चक्कर में। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है दोस्त? तो 1,2 है, फिर 2,1 है, फिर 1,1 है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि 1,1 2,2 3,3 सब चाहिए थे। क्या ये सिमेट्रिक है? तो सर 1,2 है तो 2,1 भी है, और 1,1 है तो 1,1 तो है, सिमेट्रिक है सर। ट्रांजिटिव है या नहीं है चेक करते हैं। तो सर 1,2 है, 2,1 है, तो 1,1 है। ये देखते ही प्लीज एकदम से निष्कर्ष पे मत आ जाना, सारे को चेक किया करो। ध्यान रखो, जहां पर भी आपका सेकंड और दूसरे वाले में फर्स्ट सेम दिखे, चेक किया करो एसी है या नहीं। आ जाओ। तो इन दोनों के साथ तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, चलो इन दोनों के साथ देखते हैं। 2,1 1,1, तो 2,1 है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। चलो इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, और देखते हैं। तो सर 1,2 2,1 चेक कर लिया, 2,1 1,1 चेक कर लिया। अब इन दोनों को मिला रहे क्या? 1,1 और 1,2, ठीक है? इस तरीके से इमेजिन करो कि 1,1 तुम्हारा पहले है, फिर 1,2 है। तो क्या 1,2 मौजूद है? बिल्कुल है। तो यहाँ पर तुम लोगों को देखने को मिल रहा है, मैं एक बारी इसको ना डिफरेंट पेन से रखता हूँ तो तुमको ज्यादा समझेगा। इन दोनों को जब तुमने देखा एज A, B और फिर एज B, C, तो A, C तुमको दिख रहा था, ठीक है? डन। उसके बाद अगर इसको मैंने A, B और B, C की तरह देखा, तो मेरे को फिर से A, C दिख रहा था। ये चीज मेरे को सिखानी है, इसलिए मैं तुमको बहुत प्यार से दे रहा हूँ। तो इन दोनों को तुमने कंबाइन किया, इन दोनों को तुमने कंबाइन किया। अब तुम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हो। तुम बोलोगे सर कैसे? 1,2 है और 1,1 है, उल्टे तरीके से भी सोचो यार। 1,1 था, 1,2 था, तो क्या 1,2 था? बिल्कुल था। अब मैं तुमको इसी तरीके से बोलूंगा, इसको और इसको उल्टा करके भी सोचो। यही गलती होती है बच्चों से। 2,1 और 1,2 है, तो क्या 2,2 है? पकड़ी गई गलती।
ये चीजें बुक में नहीं दिखेंगी आपको यार, ये चीजें सिर्फ एक टीचर ही बता सकता है कि इस तरीके से सोचो। तो अगर आप किसी पेयर को देख रहे हो ना, उसको उल्टा करके भी देख लो यार कि वहां पर भी ट्रांजिटिविटी ब्रेक हो रही है या नहीं हो रही। 1,2 2,1 पे नहीं दिख रही थी इस तरीके से देखने पे, लेकिन इस तरीके से देखा कि 2,1 और फिर 1,2 रखा तो ब्रेक हुआ। तो इस तरीके से क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ सिमेट्रिक है भाई। इस टाइप के सवाल बहुत हैं, आपके सैंपल पेपर में भी हैं दोस्त, आपके एडिशनल क्वेश्चन पेपर जो रिलीज करा था सीबीएसई में 2023 में 24 में, उसमें भी हैं। और ऐसे आपको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यानी कि बोर्ड पेपर में भी दिखेंगे। A relation R is defined as on this n cross n where n is the set of natural numbers। तो रिलेशन कैसा दिख रहा है बेटा, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट किया गया है। A B is related to C D और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बोला जाएगा कि वो रिलेटेड है। शो दैट R is an equivalence relation। चलो भाई आ जाओ। तो यहां पर इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब जो आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सबका सब हो एट द सेम टाइम, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ये होता है सीधे सीधे तौर पे। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि क्या रिफ्लेक्सिविटी इसमें फिट बैठेगी। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए आपको चेक करना पड़ेगा वेदर ए बी इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो आप बोलोगे कि सर a माइनस ए इक्वल्स b माइनस बी। सो हाँ सर 0 इक्वल 0 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो रिफ्लेक्सिव है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग आते हैं सिमेट्रिसिटी पे। तो सर अगर a b c d से रिलेटेड है, इसको ट्रू मान रहा हूं मैं। नाउ आई नीड टू चेक वेदर सी डी इज रिलेटेड टू ए बी और नॉट। इज दिस ट्रू और नॉट। तो मैं बोलूंगा ठीक है, अगर ये ट्रू माना है तुमने तो a माइनस सी इक्वल्स बी माइनस डी। तो यहां से देख के क्या तुम ये बोल सकते हो कि c माइनस ए इक्वल्स d माइनस बी हो जाएगा? तो हाँ बिल्कुल हो जाएगा ना। इसको अगर तुमने सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई किया तो तुमको वो मिल जाएगा ना। दोनों साइड पे इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वालिटी तो होल्ड करेगी। फिर आते हैं ट्रांजिटिविटी पे। ऐसे ही करने होते हैं आपको ये वाले सवाल। तो मैं आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करके बता रहा हूं, सिर्फ दिमाग में ताजा ताजा बातें भर रहा हूं कि कैसे करते थे। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करोगे बेटा कि ए बी रिलेटेड टू सी डी है, सी डी रिलेटेड टू सम ई एफ है। तो क्या ए बी ई एफ से रिलेटेड है या नहीं है? देखो बड़े प्यार से कर देते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं, इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, a माइनस सी इक्वल्स बी माइनस डी। और अगर सी डी ई एफ से रिलेटेड है तो क्या इक्वेशन बनेगी बेटा, सी माइनस ई इक्वल्स डी माइनस एफ। और यहां से मेरे को देखना है कि क्या मेरे को ए बी ई एफ से रिलेटेड दिखेगा, यानी कि a माइनस ई चाहिए क्या मेरे को, इक्वल्स a माइनस ई इक्वल्स बी माइनस एफ। तो अगर तुम इन दोनों को ऐड कर देते हो तो देखो c से c कैंसिल हो जाएगा, तुमको मिलेगा क्या, a माइनस ई इक्वल्स बी माइनस एफ। और यही तो मेरे को चाहिए था। तो हेंस AB will be related to EF, therefore this relation is transitive also। अब तीनों हैं तो यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का भी है भाई। अगला सवाल आप लोगों का सेम टाइप का है, ठीक है। आपको एक रिलेशन डिफाइन दिया हुआ है, आपको रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी पे यहाँ पे चर्चा करनी है। ये वाला सवाल आप खुद से करोगे। पिछला वाला सवाल का जो अप्रोच था, ऐसा ही सवाल ये है आप लोगों के लिए खुद से करने के लिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कुछ सवाल हम लोग A to Z सॉल्व करेंगे, कुछ पे हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ पे मैं आपको भाई। अब यहाँ पे वाला सवाल देखो, कभी कभी वो आपको बहुत सिंपल तरीके से ना फंसा देगा। जैसे यहाँ पर ये सवाल दिया हुआ है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R to R, बी डिफाइंड बाय दिस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। सब रियल नंबर्स यहाँ पे अलाउड हैं एज इनपुट वैल्यूज रखना। तो फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 1 होगा। तो ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और कन्वेंशनल तरीके से भी आते हैं। जैसे ऐसे सवाल आते हैं बेटा कि चेक करना होता है। तो यहाँ पर आपको पता है तरीका क्या है 1 1 ऑन 2 का। ऑन 2 के लिए तो बेटा आप रेंज से फटाफट से देखते हो कि यार रेंज और कोडोमेन आपकी बराबर है या नहीं है, तो उसको आप ऑन 2 बोल देते हो। 1 1 के लिए कैसे चेक करते हो कि आप assumption से चालू करते हो, लेट x1 x2 be 2 elements in my domain
फॉर विच आई विल हैव अ कॉमन इमेज सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। सारी चीज बता रहा हूँ प्रेजेंट कैसे करती है। फिर आप इसको सॉल्व करना चालू करते हो और एंड में आपको पता चलता है कि यार x1 और x2 तो बराबर ही आ गए, जिसको मैं अलग अलग मान के चल रहा था। फिर आप बोलते हो हेंस दिस फंक्शन इज 1 1। ये तरीका होता है। लेकिन यहाँ पे देखो सवाल ही एकदम अलग है, ये सारी अप्रोचेस काम नहीं करेंगी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बेटा तुमको ग्राफिकल अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी या फिर थोड़ी सी कॉमन सेंस डेवलप करनी पड़ेगी। तुम एक बात बताओ, x इज इक्वल टू 0 पे कोई भी आपत्ति यहाँ पे जताई है उसने बोला है यहाँ पे एक्सक्लूड किया है क्या? नहीं किया। तो सर x इज इक्वल टू 0 पे तुमको क्या f ऑफ x डिफाइंड दिखेगा? तो तुम यहां पर बोल रहे हो कि तुम कुछ भी रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन 0 कहां मैप करूं? तो 0 की तो इमेज ही नहीं बन रही। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए शुड हैव अ इमेज, वही कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, वही वायलेट हो गया। हेंस द आंसर इज नॉट डिफाइंड। बच्चे पहले 3 के बारे में सोचते रह जाएंगे और आंसर मेरा डी है, और ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। अब यहाँ पे आप लोगों को बेटा ये सवालों की अप्रोच मैंने बता रखी है, ढेर सारी बारी मैंने बता रखी है, तो ये भी आपको करना है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल। एंड आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है 40-42 मिनट की, तो उसके बाद ये 40 मिनट की वीडियो और देख लेना। एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपको फंसा दे एग्जाम में। सारे सवाल जिस भी टाइप के बनेंगे ना, पक्का उसके बारे में सोच पाओगे, बना पाओगे, क्योंकि जो मैंने अभी आपको 40 मिनट की वीडियो दिखाई ना, इसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स में जैसे भी कॉम्पिटेंसी वो आप लोगों की चेक कर सकता है, नंबर ऑफ फंक्शंस पे, नंबर ऑफ रिलेशंस पे, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस पे, केस बेस्ड क्वेश्चंस बेटा बनते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि यार वो आपको बॉयज का ग्रुप दे देगा, गर्ल्स का ग्रुप दे देगा, और फिर यहाँ पे रिलेशंस के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर बातचीत होगी, अगर आपने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं। या फिर पैरेलल लाइंस पे केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ट्रायंगल्स पे केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की थ्योरी में मौजूद है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, इस वीडियो के बाद पहले तो ये जो 3 मैंने होमवर्क में सवाल दिए हैं ये करने हैं, और इसके बाद वो 40 मिनट का लेक्चर देखना है। योर रिलेशंस एंड फंक्शन इज ओवर। इसके बाद आप लोगों को इस चैप्टर से कोई भी सवाल फंसता हुआ नहीं दिखाई देगा जो आपको परेशान करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।